सुप्रभात छात्रों। हम भारतेंदु जी के गद्य साहित्य के बारे में कल हमने चर्चा की है। आज हम देखने जा रहे हैं भारतेंदु जी का कथा साहित्य। तो उन्होंने नाट्य साहित्य में तो बहुत सारी क्रांति की है। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक और जैसे हम देखते हैं प्राचीन जो नाटक है या उसे पौराणिक नाटक कहते हैं, पौराणिक नाटक लिखे, ऐतिहासिक, सामाजिक नाटक लिखे हैं। तो ऐसे विविध रूपी ने संस्कृत के नाटक हिंदी में अनुवादित किए हैं। अंग्रेजी के कई नाटकों का अनुवाद किया है, पौराणिक नाटक लिखे हैं। तो ऐसा उनका जो नाट्य साहित्य जो है विस्तृत माना जाता है। तो भारतेंदु जी का कथा साहित्य हम देखने जा रहे हैं। भारतेंदु जी के पूर्व हिंदी साहित्य में कथा अधिक मात्रा में नहीं मिलती है। उसी के पहले जो साहित्य था गद्य पद्य मिश्रित था। गद्य अलग, पद्य अलग, ऐसा साहित्य उसी समय नहीं था। तो इन्हें बहुत कम मात्रा में उसी के पहले भारतेंदु जी के काल में हम गद्य साहित्य कम देखते हैं। भारतेंदु जी ने गद्य की अन्य विधाओं की तरह कहानी और उपन्यास लेखन का प्रयास किया है। तो अन्य विधा जैसे निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, तो ऐसे उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखने का भी प्रयास किया है। उनका बहुत सा कथा साहित्य प्रामाणिकता को लेकर यानी संदिग्ध है। यानी उसी समय गद्य और पद्य ऐसा विभाजन करना मुश्किल था, क्योंकि रीति काल का साहित्य देखते हैं गद्य पद्य मिश्रित है। उन्होंने गद्य और पद्य को अलग अलग करने का प्रयास कर दिया है। इसी कारण कई विद्वानों का कहना है कि उनका कथा साहित्य प्रामाणिकता को लेकर संदिग्ध है। रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र, राजसिंह आदि कथा साहित्य प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध माना जाता है। चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश उपन्यास तो कुछ कारणवश पूरा नहीं हो पाया। यानी उन्होंने रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र और राजसिंह नामक उपन्यास लिखे और उनका जो चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश जो है वो उपन्यास यानी पूरा नहीं हो सका। उन्हें सिर्फ आयु 35 साल की आयु मिली है। तो इतना बृहद साहित्य लिखना 35 साल में बहुत कठिन है। उसमें कल्पना, मस्ती, विनोद प्रियता, व्यंग्य बोध और सामाजिक चेतना के दर्शन होते हैं। चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश जो है तो वो पूरा नहीं हो चुका है, फिर भी उसमें कल्पना, मस्ती, विनोद प्रियता और व्यंग्य बोध आदि सामाजिक चेतनाओं का भी दर्शन होता है। तो यानी कथा साहित्य जो है वह उनका इस तरह है। और भारतेंदु जो है निबंध लेखन के क्षेत्र में यानी उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। तो भारत के पराधीनता के समय भारतेंदु जी ने निबंधों का लेखन किया। यानी उसी समय हम तो पारतंत्र में थे, अंग्रेज शासन प्रणाली थी, उसी समय उन्होंने निबंध लिखने का कार्य कर दिया है। इन्होंने अपने निबंधों को सीमित नहीं रखा, जैसे नाटकों के विषय सीमित नहीं रहे। जैसे उन्होंने पौराणिक, सामाजिक ऐसे नाटक लिखे, उसी तरह ये निबंध जो है निबंध की भी सीमा यानी उनकी एक कटघरे में नहीं रही है। उन्होंने निबंधों के विषय जो है अलग अलग निबंधों के विषय चुन लिए हैं। विषय विविधता की दृष्टि से उनके निबंधों की संख्या अलग है। तो उन्होंने निबंध जो है जैसे काव्य के विषय उनके देखा है हमने, भक्ति है, देश प्रेम है, सामाजिक समस्या है, इस पर उन्होंने काव्य लिखा है। और देश प्रेम और भक्ति यह महत्वपूर्ण उसमें दिखाए और सामाजिक समस्या भी उनमें हमें दिखाई देती है। और श्रृंगार तो है ही है, क्योंकि उसी समय का साहित्य जो होते हैं रीतिकालीन प्रवृत्तियां उसी समय थी। इसी कारण भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगारिकता और सामाजिक समस्या उनके काव्य में है। नाटक जो देखते हैं पौराणिक है, सामाजिक है। तो ऐसे नाटक लिखे हैं और उपन्यास में वे सफल नहीं हो गए ऐसे कहते हैं। तो निबंध के क्षेत्र में उनके देखते हैं हम, तो यानी निबंधों के विषय जो है विषय अलग अलग दिखाई देते हैं। विविधता की दृष्टि से उनके निबंधों की संख्या अलग है। इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, खोज, आलोचना,
प्रकृति वर्णन, व्यंग्य, विनोद आदि विषयों पर भारतेंदु जी ने निबंध लिखे हैं। भारतेंदु जी के इन निबंध ने अपने युग के अन्य लेखकों को पथ प्रदर्शन कर दिया है। तो इसे उनके समय के जो निबंधकार है तो उसको उन्होंने पथ प्रदर्शन करने का प्रयत्न कर दिया है। तो ऐसे भारतेंदु जो है तो उनके निबंधों के विषय भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इतिहास है, धर्म है, समाज है, राजनीति है, खोज यानी अन्वेषण, आलोचना, प्रकृति वर्णन, निसर्ग का वर्णन तो उन्होंने कर दिया है। व्यंग्य, विनोद, व्यंग्य से यानी उनके मन में जो खींच है, उन्हें जो दुख है वह उन्होंने लोगों के सामने हास्य विनोद या उसे व्यंग्य या प्रहसन भी कहते हैं, तो हास्य विनोद के द्वारा समाज को सुधारने का प्रयत्न यानी भारतेंदु जी ने कर दिया है। यात्रा साहित्य उनका हम देखते हैं तो भारतेंदु जी ने कई यात्राओं का विवरण प्रस्तुत किया है। भारतेंदु से यात्रा साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। यात्रा साहित्य भी उन्होंने लिखा है। उसी समय से भारतीय, आज आधुनिक विधा नहीं है, यात्रा साहित्य पहले से ही है तो, लेकिन उन्होंने कई यात्रा साहित्य लिखे हैं तो इसी कारण यात्रा साहित्य के प्रणेता भारतेंदु जी के माना जाता है। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा जैसे यात्रा साहित्य में भारतेंदु जी की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। वे जब बचपन छोटे 9-10 साल के शायद होंगे, उसी समय उन्होंने अपना माता पिता के साथ उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की थी और उससे उनके पहले ही उनके परिवार में भक्ति संप्रदाय था, पिताजी माताजी सभी। तो इसे हरिद्वार की यात्रा करने के बाद उन पर काफी प्रभाव या उनके मन में काफी परिवर्तन आ गया था। तो उनके यानी सरयू पार की यात्रा, मेहदादल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, उसी समय उन्होंने लखनऊ की भी यात्रा कर दी है, वैद्यनाथ की यात्रा। तो यात्रा साहित्य का उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन कर दिया है। यात्रा साहित्य केवल विविध स्थलों लेकर न लिखते हैं, वहां के निवासियों के रहन सहन को भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। भारत में यानी यह संघ राज्य है, हम मानते हैं तो यह संघ राज्य है, संघ देश है, तो उसमें अलग अलग राज्य है, उस अलग अलग राज्यों की संस्कृति अलग अलग हमें दिखाई देती है। उन्होंने यात्रा की, लेकिन यात्रा करते समय उन्होंने वहां के निवासियों की इन्हें रहने की, खाने की जो पद्धतियां है, वहां की संस्कृति किस तरह है, वहां इसका उन्होंने अध्ययन बहुत सूक्ष्म दृष्टि से कर दिया है। तो यानी सिर्फ हम घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, प्रकृति को देखते हैं, आनंद उठाते हैं, तो ये तो है ही। उन्हें यात्रा करने से सिर्फ अन्य लोगों के रहन सहन, वहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, इसका तो अध्ययन करना है ही। इसके साथ साथ प्रकृति को भी हमें देखना चाहिए। हिंदुस्तान की ये जो भूमि है यानी अलग अलग प्रकृति से भरी हुई है। जैसे हम देखते हैं कई चाय के बाग है, कई नारियल के पेड़ है, कई केसर है, तो या कई आम है, तो हर जगह अलग अलग पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। कई चंदन के सिर्फ पेड़ है, तो ऐसे एक जगह ये सारे पेड़ हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग प्रदेशों की यात्रा करनी पड़ती है। तो यात्रा का उद्देश्य तो यही होता है कि प्रकृति से हमारा नाता जोड़ दे, क्योंकि हम प्रकृति में ही जन्मे हैं या प्रकृति से ही हमारा निर्माण हुआ है और हमें उस प्रकृति से बहुत प्यार करना चाहिए। तो उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण तो कर दिया, उसके साथ साथ अलग अलग इलाके के लोगों की रहन सहन किस तरह है, उनकी परंपराएं किस तरह है, उसका भी सूक्ष्म लेखन उन्होंने अपने निबंधों में, यात्रा साहित्य में कर दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग पुनर्जागरण का युग कहला जाता है। यानी भारतेंदु का काल जो है पुनर्जागरण का काल माना जाता है। भारतेंदु जी ने अपने युग का सफल नेतृत्व कर दिया है। उन्होंने अपने युग का यानी चाहे वह निबंधकार के रूप में श्रेष्ठ है, नाटककार के, कथा साहित्य के रूप में, कविता के रूप में, यात्रा साहित्य के रूप में, तो यानी भारतेंदु जी का जो युग है
वह पुनर्जागरण का युग कहला जाता है, नया निर्माण का युग माना जाता है। भारतेंदु जी ने अपने युग का सफल नेतृत्व किया है। उनके व्यक्तित्व एवं काव्य की ये महत्ता है कि उन्होंने प्राचीन को आत्मसात कर नवीनता की सृष्टि की है। यानी प्राचीन जो है उसे आत्मसात करके नई परिभाषा में ढालने का प्रयत्न यानी भारतेंदु जी ने कर दिया है। उन्होंने सभी विषयों को लेकर लेखन कार्य किया है। समाज, शिक्षा, राष्ट्र, नारी आदि से जुड़ी समस्याएं उनके साहित्य में दिखाई देती है। यानी नारी समस्या है, समाज समस्या है, राष्ट्र समस्या है, शिक्षा समस्या है, तो इन सारी विषयों को उन्होंने स्पर्श कर दिया है। इन सारी विषयों पर उन्होंने चाहे निबंध हो, चाहे कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो या यात्रा साहित्य हो, यानी कहीं से न कहीं से कौन सी विधा से उन्होंने उसे स्पर्श कर ही दिया है। समाज सुधार एवं हास्य व्यंग पर लेखनी चलाने के कारण वे नवयुग के जन्मदाता सिद्ध हुए हैं। समाज सुधार एवं हास्य व्यंग पर उन्होंने लेखनी चलाई है, इसी कारण वे नवयुग के जन्मदाता ऐसा कहा जाता है उनके लिए, क्योंकि हास्य व्यंग्य के द्वारा यानी समाज को सचेत करना, यानी जो बुद्धिहीन होते हैं वे हंसते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन बुद्धि वाला जो होता है उस व्यंग्य पर हंसता नहीं, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों, यह प्रश्न बुद्धि वाले के पास पड़ता है। लेकिन जो प्रहसन या व्यंग्य को देखकर लोग हंसते हैं, तब क्या हो जाता है, तो वे उनके पास बुद्धि नहीं ऐसा माना जाता है। लेकिन बुद्धिवादी लोग उस पर हंसते नहीं है, उस पर सोचने लगते हैं, तो वे यानी जन्मदाता सिद्ध हुए हैं। भारतेंदु जी ने लोक जीवन और लोक काव्य की श्रेष्ठ बातों को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। भारतेंदु जी ने लोक जीवन और लोक काव्य की श्रेष्ठ बातों को साहित्यिक रूप प्रदान करने का कार्य किया है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रचार हेतु उन्होंने निरंतर प्रयास किए। हिंदी साहित्य के प्रचार हेतु उन्होंने काफी प्रयास किया है। तो समाज के लिए ही, हिंदी भाषा का विकास करने के लिए ही उन्होंने हिंदी में साहित्य लिखा। वह उनका काफी प्रभाव ब्रजभाषा पर था। प्रारंभिक कई काव्य जो हम देखते हैं भारतेंदु जी के ब्रज भाषा में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया, स्वयं को हिंदी में ढालने का प्रयत्न कर दिया। उर्दू पर काफी भी उनका विश्वास था, यानी उनका अधिकार था, उर्दू भी उन्होंने सीख ली थी, अंग्रेजी सीख ली थी, फिर भी उन्होंने यानी हिंदी भाषा का, खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग अपने साहित्य के लिए कर दिया है। तो ऐसे यानी पराधीन समय अंग्रेजों के विरुद्ध लिखने वाले ये भारतेंदु जी उसी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो नवजागरण यानी नया काल प्रारंभ होने जा रहा था, यानी जैसे हम भारत स्वतंत्र होने के लिए उसी समय बहुत कुछ उथल पुथल मच गई थी। 1857 का यानी क्रांति हो गई थी, और उसी समय वह बहुत छोटे थे, यानी 1850 में उनका जन्म हुआ है। वे शायद 7 साल के हो गए, लेकिन उन्होंने उसी समय देख लिया था कि क्या चल रहा है, अनुभव उन्होंने कर दिया था। इसी कारण उन्हें गद्य के प्रणेता भी कहा जाता है, नवजागरण युग के यानी नवयुग के जन्मदाता भी कहा जाता है उन्हें, यात्रा साहित्य के यानी प्रारंभकर्ता भी उन्हें कहा जाता है। निबंध के विषयों में तो उनके साहित्य में बहुत सारी विविधता दिखाई देती है, जैसे उन्होंने शिक्षा, धर्म, इतिहास, राजनीति, खोज, आलोचना, प्रकृति वर्णन, व्यंग्य विनोद ऐसे विविध विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। नाटक विधा भी उसी तरह है, यानी ऐसा कई विद्वानों का कहना है कि उपन्यास लेखन में वे ज्यादा अग्रसर नहीं हो चुके हैं, यानी उनका प्रभाव यानी ज्यादा काव्य पर और निबंध में उसकी वाणी, उनकी भाषा का है तो हम देख सकते हैं। उनकी भाषा बहुत ही सुंदर मानी जाती है,
यानी क्योंकि उसी समय ब्रज भाषा से साहित्य हिंदी में चल रहा था, नया रास्ता बन रहा था और उस नए रास्ते के वे पहले राही माने जाते हैं। तो छात्रों, भारतेंदु जो है इस काल के साहित्यकार के रूप में हमने देख लिया है। अगले जो है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।